हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2 वर्ष कोविड के बाद इस वर्ष की राम जानकी एवं रामलीला कमेटी बजाजा आयोजित करने जा रही है भव्य रामलीला का कार्यक्रम। कल श्री गणेश की पूजा कर भव्य रामलीला का होगा शुभारंभ। प्रतिदिन शाम 7 बजे से प्रभु राम का रथ निकाला जाएगा। इसके साथ साथ राम केवट संवाद, निषाद मिलन, राम रावण युद्ध के दिन आतिशबाजी, भरत ताड़का वध, अंगद रावण संवाद, मेघनाद वध, भव्य राजगद्दी कार्यक्रम तथा रामलीला के मनमोहक होंगे दृश्य। शहर के टकसाल में लल्ली देवी मैदान में होगा रामलीला का आयोजन। श्री राम जानकी एवं रामलीला कमेटी बजाजा संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। रामलीला की तैयारियां बहुत ही जोरदार ढंग से चल रही है, क्योंकि 2 वर्ष जनता के बीच में रामलीला का भव्य आयोजन नहीं हो पाया। जनता भी व्याकुल है कि हम रामलीला 2 वर्ष के अंतराल में देखेंगे, तो इसलिए जनता भी अपेक्षा करती है कि रामलीला बहुत ही जोरदार ढंग से हो। तो इसी कारण से रामलीला कमेटी ने बहुत ही भव्य व्यवस्था की है। आतिशबाजी, रावण का पुतला, राम राज्याभिषेक, भरत राम का जो है मिलन और राम बारात, जो कि बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो चौक से लेके फतेहगंज, कसाबबाड़ा, रिकाबगंज व चौक पे आकर के समाप्त हो जाएगी। नया इस वर्ष ये रहेगा कि जो राज्याभिषेक का कार्यक्रम हम लोग चौक बजाजा में करते थे, इस वर्ष राज्याभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर रामलीला मैदान में होगा, क्योंकि कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के कराने में हमको वहाँ पर कमेटी को जगह नहीं हो पाती थी, ट्रैफिक की समस्या होती थी। इस कारण से कार्यक्रम को भव्य रूप से हम लोग कराने में असमर्थ थे। यहाँ कराने से जो भी हमारी माताएं बहनें आएंगी, उनको बैठने का उपयुक्त स्थान और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रामलीला कमेटी की तरफ से की जा रही है। मुख्य अतिथि में अभी प्रयास चल रहा है कि हम अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पांडे जी को यहाँ पर राज्याभिषेक में आमंत्रित करें। अगर उनकी तरफ से आमंत्रण स्वीकार होता है तो उम्मीद है कि हमारे डिप्टी सीएम जो है आपकी राज्याभिषेक के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैं कन्हैया अग्रवाल, संयोजक रामलीला कमेटी, चौक बजाजा फैजाबाद। आगामी त्योहारों को मद्देनजर आज अयोध्या कोतवाली में नगर सांप्रदायिक के लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें जुलूसों और त्योहारों के दौरान आने वाली समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। हम आपको बताते चले कि मुहर्रम के अभी 5-6 कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम हैं अभी बाकी हैं, तथा दुर्गा पूजा, 12 रबी उल अव्वल जैसे कई बड़े त्यौहार आने हैं और सभी त्यौहार 1-2 दिन के फासले में होने हैं। इसी को मद्देनजर आज सभी सांप्रदाय के लोगों के साथ कोतवाली नगर में एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह और कोतवाली नगर तथा सभी चौक प्रभारियों की मौजूदगी में यह बैठक की गई है और लोगों से यह जाना गया है कि जुलूस के दौरान क्या समस्या आती है, जिससे उनको समय रहते ही दूर किया जा सके। इस दौरान सभी जुलूसों के कार्यक्रम टाइमिंग नोट की गई और लोगों ने जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, समस्याएं आती हैं, उसे पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस मौके पर ताजिया दौरान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल, सचिव मोनू मिर्जा, ताजिया दौरान कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुनीर आबदी, पूर्व सभासद वसीम हैदर गुड्डू, सलमान हैदर आदि लोग मौजूद रहे। सारी समस्याओं से अवगत होकर एसपी सिटी मधुबन सिंह ने सभी को आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एसपी सिटी ने तमाम लोगों से सहयोग की अपील की है। सभी के सहयोग और समन्वय के साथ त्यौहार होते हैं और होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि अयोध्या नगरी बहुत शांत और अहिंसा की जगह है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग आपस में हमेशा से प्रेम मोहब्बत और एकजहती से रहते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि सब एक रहेंगे। ताजिया दौरान कमेटी के सचिव मोनू मिर्जा ने सबसे अपील की है कि सारे त्योहारों को आपस में मिलकर एक सामंजस्य बैठाकर बिना किसी भेदभाव के किया जाए, क्योंकि हमेशा इस धरती में एकता भाईचारे का पैगाम गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से शांति का पैगाम पूरी दुनिया में अयोध्या नगरी से जाएगा। क्या कुछ बातें सामने निकल रही है?
आगामी समय में काफ़ी त्यौहार हैं, शहरों में समय चल रहा है। 26 तारीख से दुर्गा प्रतिमा और रामलीला प्रारंभ होगी। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन और इसके साथ ही 12 वफात का जुलूस और अन्य जो कार्यक्रम हैं वो लगभग एक ही तिथियों पड़ रहे हैं। इसी के लिए समन्वय बैठक थाना कोतवाली में की गई है और आपस में वार्ता करके जो भी जुलूस एक दिन ही या ऐसे समय में पड़ेंगे उनके संबंध में वार्ता की जा रही है। आपस में समन्वय बैठक की जा रही है और सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराएंगे। आपस में बैठक करके वार्ता। जो समस्याएं अभी लोगों ने बताई है कि बातें होती हैं और उस पर अमल नहीं हो पाता है कुछ अभी तक पिछले दिनों या पिछले वर्षों का जो उसमें सारे सब कुछ सकुशल संपन्न हुए हैं। यहाँ जो उठाई गई बातें हैं उन पर अनुपालन होता है, उन पर कार्य होता है, इसीलिए सब कुछ सकुशल संपन्न होते हैं। इस बार जो बातें उठाई गई हैं, जो समस्याएं बताई गई हैं, संबंधित विभाग से वार्ता करके उनका समाधान करेंगे। यहाँ के त्योहारों को देखते हुए यहाँ की पब्लिक का क्या मैसेज है आपके पास? पब्लिक से हम ये कहेंगे खुशी से सभी त्यौहार मनाएं, एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखें, सामाजिक त्यौहार और धार्मिक समरसता बनाए रखें। आज नगर कोतवाली परिषद की बैठक थी जो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और टाइगर कमेटी के बीच में होनी थी, तो किसी कारणवश दुर्गा पूजा समिति के लोग नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर निर्णय ये हुआ कि जो अपने जुलूस आप नोट कराइए कि किस किस डेट पे क्या जुलूस मतलब मैच कर रहे हैं, कि मुहर्रम पे कौन जुलूस मैच कर रहे हैं जिसपे दुर्गा पूजा वो पड़ रही है। तो उसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में मीटिंग थी। ताजिया दालन कमेटी की ओर से कोई समस्या ऐसी भी बताएगी? अब ताईदार कमेटी की तरफ से 2-3 जुलूस जो दुर्गा पूजा की 7 तारीख को 9 तारीख को या विसर्जन में पड़ रहे हैं उसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया है। तो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में चांद के बाद हम बैठ के मीटिंग करेंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन और टाइगर कमेटी और दुर्गा पूजा समिति जो समिति है वो साथ बैठ के उसका हल कर देगी। अब या तो आगे पीछे होंगे या जैसे प्रशासन कहेगा वैसे करेंगे। ये तमाम त्यौहार हैं, त्यौहार को देखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या वहाँ त्यौहारों को देखते हुए हम जिला प्रशासन पुलिस को और प्रशासन को और सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जैसे शांतिपूर्वक होता रहा है वैसे आगे भी होता रहेगा। सारे काम सारे होते रहेंगे। सचिव ताईदार कमेटी। धर्मनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामनगरी की पहचान बनती जा रही है, जिसको लेकर अब विदेशी डेलीगेशन ने अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए इच्छुक हैं। वे अयोध्या आकर होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे प्रोजेक्ट को लेकर इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करना चाहते हैं। दरअसल जापान, कंबोडिया, ताइवान और अमेरिका से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक डेलीगेशन ने अयोध्या में $2 बिलियन के निवेश की इच्छा जताई है और 2 दिन अयोध्या भ्रमण के बाद इस दल ने अयोध्या में ज़मीन खरीदने में रुचि ली है। वहीं दल अयोध्या आकर होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट जैसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। दरअसल जापान, कंबोडिया, ताइवान और अमेरिका से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक डेलीगेशन ने अयोध्या में $2 बिलियन के निवेश की इच्छा जताई है और 2 दिन अयोध्या भ्रमण के बाद इस दल ने अयोध्या में ज़मीन खरीदने की रुचि ली। वहीं दल अयोध्या आकर होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट जैसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने सरयू तट पर स्थित कोरियाई स्मारक, सरयू घाट, रामकथा पार्क, गैलरी, रामकथा संग्रहालय, अयोध्या बस स्टैंड और मल्टीलेवल पार्किंग का भ्रमण कर प्रसन्नता जताई। वहीं इस भ्रमण की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी व उप निर्देशक RP यादव ने बताया कि नया घाट पर पर्यटन विभाग की 30 एकड़ जमीन है, जिसे उन्होंने दिखाया है। प्रस्तावित जमीन माझा बरहेटा बस स्टैंड और मल्टीलेवल पार्किंग की जमीन को दल ने देखा। इसे देखकर निवेशकों ने थीम पार्क, लाइट शो, रिजॉर्ट डेवलपमेंट, वेलनेस सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, कौशल विकास, फिल्मी मीडिया के अलावा FMCG तथा क्षेत्र में निवेश के लिए चुना है।
अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अयोध्या भ्रमण के दौरान उनके द्वारा जो है यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त की गई कि वो जो है यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और हॉस्पिटल क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रदेश सरकार से आगे एमओयू करेंगे और यहाँ पर उनके द्वारा जो भूमि देखी गई है वो पर्यटन विभाग के पास कुछ भूमि है, कुछ प्रस्तावित है पर्यटन विभाग के द्वारा खरीदने के लिए। इस भूमि पर उनके द्वारा निवेश किया जाएगा और ये अयोध्या के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। निवेशक जो आए थे ये जापान के थे, कंबोडिया के थे, ताइवान के थे और अमेरिका के थे। इनके द्वारा जो है ज़मीन जो देखी गई, हमारी 30 एकड़ ज़मीन नए घाट पर है, उसको देखी गई। प्रस्तावित ज़मीन जो है माझा बराठा में है, उसको देखी गई। बस स्टेशन और मल्टी लेवल पार्किंग की ज़मीन देखी गई। ये यहाँ पर अपने होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे प्रोजेक्ट लाने के लिए जो है मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए काम करेंगे और इनके द्वारा जो है आगे चल के जो एमओयू किया जाएगा उसके बाद ये मूर्त रूप अयोध्या में इनकी योजनाएं लेंगे। आने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, फिर रामलला का दर्शन किया, उसके बाद सरयू घाट इन्होंने देखा और सरयू घाट के बाद जो है क्वीन हो पार्क, राम कथा गैलरी, राम कथा संग्रहालय, बस स्टेशन और मल्टी लेवल पार्किंग, ये पूरा जो है इन्होंने उसका भ्रमण किया और वहाँ की संभावनाओं को तलाशा कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट लाया जाए। निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी पहचान अयोध्या बना रहा है और आगे चल के विदेशों में जो NRI हैं वो तो आएंगे और उत्सुकता बस सभी धर्मों के लोग जो है अयोध्या भ्रमण करना चाहेंगे। उनके स्तर की सुविधाएं पर्यटन विभाग यहाँ पर विकसित कराने के लिए प्रयासरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य पर खुद के सगे चाचा ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके कब्जे की सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा करने की नीयत से श्री योगी का मंदिर बनवाया गया है। दरअसल 21 सितंबर को मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मौर्य का पूर्व कल्याण भदरसा निवासी रामनाथ मौर्य ने आरोप लगाया है कि बड़े भाई जगन्नाथ और उनकी भूमि मुश्तरका है। आरोप है कि बड़े भाई के पुत्र प्रभाकर मौर्य द्वारा बंटवारे के बाद भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के कई बार विवाद की स्थिति हुई लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। उनका आरोप है कि जिस भूमि पर योगी का मंदिर बनवाया गया है उस पर आम के पेड़ लगे हुए थे, जिसे अकेले प्रभाकर मौर्य काट कर ले गया। शिकायती पत्र में कहा गया है कि जिस भूमि पर पेड़ लगे हुए थे वह ग्राम समाज की बंजर भूमि है जिस पर मंदिर बनवा दिया गया है। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर शनिदेव की मूर्ति लगी हुई है वह गाटा संख्या 41 बाग है, जिसका रकबा 73 एरिया है, जो उसका और उसके भाई का आधा आधा होता है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि कब्जा करने की नीयत से शनिदेव की मूर्ति लगवा दी गई। पीड़ित रामनाथ मौर्य ने पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। वहीं श्री योगी का मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य ने चाचा के आरोपों को फर्जी बताते हुए दावा किया है कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेत की जमीन पर मंदिर बनवाया है। सोहावल तहसीलदार पवन कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, शिकायत आई है तो जांच कराई जाएगी। बात ऐसा है कि जो है शहर में मुकदमा चला है, पहले वहाँ एप्लीकेशन हमारे SDM साहब ना ले, तभी एक तरफा काम हुआ है। कहाँ का आपने शिकायत किया? जिला जज किया, पुलिस कप्तान किया, सबके किया केहन है, मुख्यालय के ध्यान है, योगी जी के लिए ध्यान है, वो कोई कोनो निष्कारण नहीं करा। आप क्या चाहते हैं? हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहे तो उचित न्याय हुए, हमें आधा मिले चाहिए 1/2, और जमीन बटी ही तो वो का जो रहा अपना ले ले, जो खराब रहा वो का हमें दे दे। 1 रुपया मान लिए तो 4 आना मान लिए बराबर लगा है। कौन है बात? हाँ? कौन है बात? जगन्नाथ हमारे भाई। क्या नाम आपका है? हैं? आप क्या नाम? हमारा रामनाथ मौर्य।
हमारा मामला यह है कि हम ग्राम पगलाभारी पोस्ट रेखा जिला अयोध्या से बोल रहे हैं और हमारे पिताजी ज़मीन के बारे में कुछ FIR और रिपोर्ट दर्ज कराया था मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के पास और जो है SDM के पास और कमिश्नरी में भी कुछ कराया था 2018 में। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि हमारे पिताजी ने आपस का बंटवारा था, उन्होंने कहा कि आपस में हम समझ लेंगे, जैसे मतलब बटा उसमें हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं उसमें मानी। इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी खेत कब्जा कर लिया। फसल बोया गया था, गन्ना, आलू, टमाटर और कुछ पेड़ लगाए गए थे, खेत ज़बरदस्ती उसे कब्जा करके काट लिए उन्होंने। और उसके बाद जो है उसमें कुछ गाली दिए थे और मारने पीटने की धमकी दिए थे। वो फिर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है न्याय हो और पूर्णतः रूप से न्याय हो, इसकी जांच की जाए, पूरी जांच पड़ताल के साथ किया जाए जो भी हो। नाम क्या आपका? हमारा नाम श्री कुमार मौर्य, रामनाथ के पुत्र। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की चौथी वर्षगांठ पूरे प्रदेश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा और भी लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी लागू की गई, जिसको लेकर अयोध्या के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में DM नीतीश कुमार ने आयुष्मान भारत दिवस को लेकर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान DM ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में आच्छादित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन झारखंड राज्य के रांची से किया गया। चौथी वर्षगांठ पूरे प्रदेश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अधिकतम लाभार्थियों को चिन्हित करने का हर संभव प्रयास करें और उन्हें आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएं। दिनांक 15 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जनपद में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल 11,12,669 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक कुल 3,41,035 पात्र लाभार्थियों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। जनपद में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल 2,49,274 पात्र परिवारों के सापेक्ष अब तक कुल 1,34,152 पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी पात्र परिवारों को मिल सके, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। अब तक 15,374 लाभार्थी निजी चिकित्सालयों में और 4,240 लाभार्थी सरकारी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अपना इलाज करा चुके हैं। प्रत्येक पंचायत स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि योजना के बारे में बृहद रूप से जानकारी हो। कौन से हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। हमारे एम्स हैं, PGI हैं, KGMC हैं, बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट्स के भी, उसमें आप इम्पैनल्ड हैं, उसमें इलाज कराया जा सकता है और विशेषज्ञों की चिकित्सा आप सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये आयुष्मान कार्ड बनने के जो प्रविधि है वो अलग अलग है। 2011 की सूची बनी थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची, उसमें जिसका नाम था वो आयुष्मान कार्ड बना सकता है। और फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत जिनका सूची में नाम नहीं था और जो पात्र थे उनको बनाया गया था। शासन ने फिर से इसमें एक नया प्रोविजंस लाया है कि जो अंत्योदय कार्ड जिनका बना हुआ है उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। और फिर श्रम विभाग का जो है, श्रम विभाग में जिसका पंजीकरण है उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। तो जो भी है गरीब लोग हैं जिनके पास इलाज की अपनी क्षमता नहीं है और वो इलाज कराने के बाद उनके आर्थिक सीमा और कमज़ोर हो जाती है, उनको हम लोग गोल्डन कार्ड बना सकते हैं जो इन मानकों में आते हैं। तो ये काफ़ी बृहद प्रोविज़न किया गया है। इसके तहत हम लोग अभियान बना के अभी 15 से लेकर 30 तक का अभियान है आयुष्मान कार्ड का, उसके बाद भी कार्य चलते रहेगा। और हम लोगों ने पंचायत भवन में व्यवस्था की है कि आयुष्मान कार्ड बने, कि लोगों को अलग दूर भी नहीं जाना पड़े। और साथ साथ ये कॉमन सर्विस सेंटर जो जनपद स्तर पर बने हुए हैं वहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और हमारी आशाएँ भी हैं वो ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना सकती हैं। आज तो प्रतीकात्मक रूप से 4-5 लोगों को दिया गया है आयुष्मान कार्ड, लेकिन प्रदेश स्तर पे और जनपद स्तर पे पूरे अभियान के साथ हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। हमारे यहाँ पास 11 लाख लाभार्थी जो कि इंडिविजुअल्स हैं उसका है और लगभग 3,33,000 लगभग बन चुके हैं और अभी हम लोग उसको अभियान चला के और भी बनाएंगे।
तो हम लोग का प्रयास है कि जितना मैक्सिमम है, जैसे परिवार के मुखिया का बना हुआ था, बहुत सारे परिवार के मुखिया का बना हुआ था, अब परिवार के सदस्यों का भी हम लोग बनाएंगे, वो कवरेज में आते हैं। तो एक परिवार के जितने सभी सदस्य हैं 5 लाख तक का प्रत्येक वर्ष अपना इलाज करा सकते हैं और वो बिल्कुल मुफ्त है। मेडिकल कॉलेज सब अनुमन्य है इसमें। जिसको कोई भी समस्या है तो जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, आपको मीडिया के थ्रू बताया भी जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल जो भी हैं, नामी जितने हॉस्पिटल्स प्राइवेट्स हैं वो भी हैं जो बेहतर सुविधाएं देते हैं। और इसमें है कि आयुष्मान मित्र होते हैं अस्पताल में, अगर जिनको कोई समस्या होती है तो आयुष्मान मित्र से आप पूछ सकते हैं। उनके पास सूची भी होती है और वो कार्ड बनाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो जिनको अगर इमरजेंसी सर्विसेज है तो वो अपना सूची कार्ड बनवा सकते हैं। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजनों सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ के द्वारा प्रेस क्लब अयोध्या में दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग प्रदान करने के भाव में 1 दिवसीय आकलन सह वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह, विशिष्ट अतिथि रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के कर कमलों द्वारा शिविर में आए हुए सैकड़ों से अधिक दिव्यांगजनों को उपकरण दिए गए, जिनमें 22 ट्राईसाइकिल, 30 कान की मशीन, 2 व्हीलचेयर, 28 बैसाखी तथा अन्य सामान सम्मिलित रहे। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विकासात्मक सप्ताह कार्यक्रमों के अंतर्गत आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लखनऊ तथा दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि 27 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। इस कार्यक्रम से दिव्यांगजनों को लाभ रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन, तीनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेवा जो है पखवाड़ा तय किया है। कार्यकर्ता जगह जगह सेवा के तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग प्रदान करने का कार्यक्रम था और यहाँ पर ट्राईसाइकिल और कान में हेयरिंग हेड जो होता है उसको देने का काम हुआ है। भविष्य में और भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। संख्या तो हमको मालूम नहीं है, संख्या पता कर लेंगे आप अभी, लेकिन कुल मिलाकर के अभी 17 सितंबर को सोहावल में, रुदौली, सोहावल और फैजाबाद के लोगों को 550 लोगों को वहाँ पर कृत्रिम अंग दिया गया, शेष यहाँ दिया गया है, भविष्य में और आगे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के एक राष्ट्रव्यापी आयोजन के नाते आज अयोध्या जनपद के दिव्यांगजनों को दिव्यांग उपकरण, ट्राईसाइकिल जैसे बहुत सारे जो उनकी मदद कर सकें ऐसे उपकरण का वितरण हुआ है। इसके पहले RD इंटर कॉलेज सुल्तानगंज में भी 17 तारीख को इसका वितरण हुआ है। अभी ये अनवरत 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सेवा का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी MP, MLA, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।